हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आरबी एनटीपीसी में ज्योग्राफी के टोटल प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को। ये सारा जितना भी क्वेश्चन है वो सारा आपका प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन है। चैप्टर वाइज हम लोग क्वेश्चन को आज स्टडी करने वाले हैं। क्वेश्चन में जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं उन सारे कॉन्सेप्ट को भी हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। चलिए बिना लेट के हम लोग आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो है आपका कि हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ ब्लू रिवोल्यूशन इन इंडिया, यानी भारत में नीली क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग नीली क्रांति का बात करते हैं तो वो है आपके हीरालाल चौधरी। अब इनके अलावा जो है वो आपके डॉक्टर अरुण कृष्णन को जो है वो फादर ऑफ ब्लू रिवोल्यूशन कहा जाता है। ब्लू रिवोल्यूशन का तात्पर्य जो है वो आपका मछली पालन से है। चलिए इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो याद रखिएगा कि हमारे इंडिया में ब्लू रिवोल्यूशन यानी नीली क्रांति जो है वो आपका 7th 5 ईयर्स प्लान यानी 7वीं पंचवर्षीय योजना जो आपका 1985 से 1990 तक चला था के दौरान जो है वो भारत की केंद्र सरकार द्वारा मछली किसान विकास एजेंसी यानी फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी FFDA के परियोजन के दौरान जो है वो शुरू किया गया था। याद रखिएगा ये सारा टॉपिक जो है वो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि फादर ऑफ ब्लू रिवोल्यूशन जो है वो बेसिकली दो लोगों को बोला जाता है। फर्स्ट है आपके हीरालाल चौधरी और दूसरा है आपके डॉक्टर अरुण कृष्णन। इन दोनों को ही फादर ऑफ ब्लू रिवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर हम लोग व्हाइट रिवोल्यूशन की बात करते हैं तो व्हाइट रिवोल्यूशन का संबंध जो है वो दूध को बढ़ाने के संबंध से है। वहीं ग्रीन रिवोल्यूशन का संबंध जो है वो आपका हरित क्रांति से है। याद रखिएगा ये टॉपिक आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि इंडिया इज़ वाइड यानी भारत जो है वो विस्तृत है। बताइए कितने तक विस्तृत है। तो देखिए अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं ना तो इंडिया का मेन लैंड जो है ना वो आपका लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड को देखते हैं तो इसका लैंगिट्यूड जो है वो आपका 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है, जो कि यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है। इसके अलावा आपका लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो इसका लॉन्गिट्यूड जो है वो आपका 68 डिग्री ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक दिया हुआ है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि यहाँ पे कोई भी ऑप्शन जो है इससे मैच नहीं कर रहा है। देखिए इसमें आपको कुछ पॉइंट्स को याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे यहाँ पे क्या होता है ना कि अगर आपसे कभी क्वेश्चन में पूछ दे कि इसका इंडिया का सबसे पूर्वी भाग कौन सा होता है, पश्चिमी भाग कौन सा होता है, उत्तरी भाग कौन सा होता है या फिर दक्षिणी भाग कौन सा होता है, तो ये आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करते हैं यानी पूर्वी भाग की बात करते हैं तो यह आपका किब्यूथू हो जाएगा जो आपका अरुणाचल प्रदेश में है। वहीं वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करते हैं यानी आपका पश्चिमी भाग की बात करते हैं तो वो आपका हो जाएगा गुहर मोटी जो आपका राजस्थान में है। वहीं अगर नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट की बात करते हैं यानी आपका उत्तरी पॉइंट और नेक्स्ट आपका साउथर्न मोस्ट पॉइंट यानी दक्षिणी पॉइंट की बात करते हैं तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा कि अगर नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट की बात करी जाए तो इसका आपका इंदिरा कोल हो जाएगा और अगर साउथर्न मोस्ट पॉइंट की बात करी जाए यानी दक्षिणी भाग की बात की जाए या फिर दक्षिणी पॉइंट की बात की जाए तो वो आपका इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। याद रखिएगा। वहीं आपका दक्षिणी पॉइंट में एक और आता है जो है आपका कन्याकुमारी। इसे याद रखिएगा। ये जितना भी टॉपिक है ना वो आपका इससे रिलेटेड है। इन सारे टॉपिक को आप इसमें याद रख सकते हैं। ये आपका भारत का टोटल ओवरऑल जो विस्तृत है ना वो आपका विस्तृत का भाग दिया हुआ है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैरेज या फिर डैम्स इज क्लोजेस्ट टू द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, यानी निम्नलिखित में से कौन सा बैराज या बोल सकते हो बांध जो है वो भारत बांग्लादेश सीमा के सबसे निकट है। तो जी हाँ, अगर भारत और बांग्लादेश के सबसे निकट बराज या फिर बांध की बात करते हैं तो यह आपका हो जाएगा फरका जो है वो आपका एक ऐसा बराज या बांध है जो भारत और बांग्लादेश सीमा के सबसे निकट है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कोलफील्ड इन इंडिया, यानी निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। तो जी हाँ, अगर हम लोग कोयला क्षेत्र की बात करते हैं तो सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र जो है वो भारत का वो है आपका झारखंड में आपका झरिया एक जगह का नाम दिया हुआ है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कोयला जो है वो पाया जाता है। तो इसका झरिया ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट आर देयर इन इंडिया, यानी भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने जिले थे। तो देखिए हम लोग जिले के अलावा जितने भी इसमें चीज़ें आ सकते हैं उन सारे चीज़ों को हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। हालांकि 2011 के अनुसार जो है वो आपका टोटल जिले जो हैं वो भारत में 640 जिले थे।
वहीं अगर हम लोग बात करते हैं 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, तो इसके अनुसार जो है ना वो भारत में 28 राज्य हैं, वहीं 640 डिस्ट्रिक्ट यानी ज़िले हैं और 5,924 सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि आपका उप ज़िले हैं। वहीं अगर हम लोग टाउन्स की बात करते हैं, कस्बे की बात करते हैं, तो आपका 7,935 जो है वो आपके टाउन्स है। वहीं 6,40,867 विलेजेस यानी गांव है, याद रखिएगा। वहीं अगर हम लोग इसमें देखते हैं ना तो जनगणना 2011, इसमें एक चीज़ आप याद रखिए कि जनगणना 2001 की तुलना में जनगणना 2011 में जो है वो आपके 37 ज़िले और 661 उप ज़िले, इसके अलावा 2,774 कस्बे, जिसमें आपका 224 वैधानिक हैं और 2,532 जो है वो जनगणना कस्बे हैं, और इसके अलावा 2,279 जो है वो गांव जो है वो बढ़े हैं 2011 के अनुसार, जो हैं वो बढ़े हैं 2001 के जनगणना के अनुसार ना, यानी 2011 में जो है वो इतने ज़िले जो हैं उप ज़िले, गांव, ये सब जो है वो बढ़े हैं। इससे पहले 2001 के जनगणना में ये सारे ज़िले जो थे वो नहीं थे, याद रखिएगा ना। तो ये क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि 2011 के जनगणना के बाद अभी तक कोई भी ठोस जनगणना नहीं हो पाया है, जिसके अकॉर्डिंग हालांकि रिपोर्ट है हम लोगों के पास, लेकिन ठोस जनगणना नहीं हो पाई है। इसलिए अभी हम लोग जब भी सेंसस पढ़ते हैं ना तो हम लोग विस्तार से 2011 तक के जनगणना के बारे में ही पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि 1 डिग्री लैटिट्यूड इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट 10 किलोमीटर, यानी 1 डिग्री अक्षांश लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है। तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिएगा कि आपका जो है ना वो आपका टोटल 111 के बराबर होता है, यानी 111 किलोमीटर के बराबर होता है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि एलुवियल सॉइल्स आर स्प्रेड इन अबाउट %, ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया, यानी जलोढ़ मृदा जो है वो आपके भारत के कुल क्षेत्रफल लगभग डैश के प्रतिशत में फैला हुआ है, यानी कितने प्रतिशत में फैला हुआ। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि ये टोटल जो है ना वो हमारा 40% में जो है वो फैला हुआ है, याद रखिएगा। देखिए हम लोग भारत में पाई जाने वाली कुछ मिट्टी के बारे में बात करते हैं, तो पहला आपका आता है फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल होता है, दूसरा एलोवियल सॉइल होता है, जब हम लोग जलोढ़ मृदा देखे हैं। उसके बाद में रेड एंड येलो सॉइल होता है, ब्लैक सॉइल होता है, लेटराइट सॉइल होता है और एरिड सॉइल होता है। तो इस तरह से कुछ आपके मिट्टी के प्रकार होते हैं जो हमारे इंडिया में पाए जाते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी अर्थक्वेक जोन्स, यानी सिस्मिक जोन्स। भारत कितने भूकंप क्षेत्रों यानी भूकंपीय क्षेत्र में विभाजित है। तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिएगा कि भूकंप क्षेत्र से जो विभाजित, तो इसमें याद रखिएगा कि भूकंप क्षेत्र जो है वो आपके टोटल 4 जोन के अंदर आते हैं। इसमें आपका पहला जोन नहीं आता, स्टार्ट ही इसका दूसरा जोन से होता है। इसका स्टार्ट जो है ना वो आपका दूसरा जोन से होता है। अगर हम लोग सेकेंड जोन की बात करते हैं तो इसमें वेरी लो सिस्मिक लेवल होता है। जोन 3 की बात करते हैं तो इसमें लो टू मॉडरेट सिस्मिक लेवल होता है, और जोन 4 में जो है वो आपका मॉडरेट ससेप्टेबल यानी हिमालय रीजन जो है वो आता है, और जोन 5 में जो है वो आपका हाईली सस्पिटेबल लेवल जो है वो आता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 जोन आते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल्स इज क्रिएटेड बाय रिवर शरावती, द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, यानी निम्न में से कौन सा जलप्रपात शरावती नदी के द्वारा बनाया गया है और डैश भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिएगा कि ये आपका हो जाएगा जोग फॉल। जोग फॉल यानी जोग जलप्रपात जो है वो आपका भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो माना जाता है। चलिए इसमें हम लोग कुछ नदी और उससे रिलेटेड फॉल्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपका आता है धुरंधर फॉल्स। अगर धुरंधर फॉल्स की बात करते हैं तो ये आपका नर्मदा रिवर यानी एमपी में है। वहीं अथिरापीली फॉल्स की बात करते हैं तो ये आपका चालकुडी रिवर जो आपका केरला में है वहाँ पे है, और आपका जोग फॉल्स जो है वो आपका शिरावती रिवर्स कर्नाटका में है, और आपका दूधसागर फॉल्स जो है वो आपका मांडोवी रिवर गोवा में है। तो ये आपका जितने भी रिवर्स हैं और रिवर से रिलेटेड जो भी आपके वाटरफॉल दिए हुए हैं उन सारे फॉल्स को आप याद रखिएगा, ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स इंडियंस मेरी टाइम बाउंड्री विथ मालदीव्स, यानी निम्न में से कौन
मालदीव्स के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है। तो जी हाँ, याद रखिएगा कि इसमें आपका जो है करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा कि वो है आपका 8 डिग्री चैनल, यानी 8 डिग्री चैनल जो है वो आपका भारत की समुद्री सीमा बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर टेरिटोरियल साइज, यानी भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके क्षेत्रीय आकार के आरोही क्रम में जो है वो व्यवस्थित करना है। तो देखिए इसमें अगर हम लोग देखते हैं क्षेत्रीय आकार के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करने का, तो आरोही क्रम इसका जो है वो आपका हो जाएगा, सबसे फर्स्ट में जो है वो आपका आता है राजस्थान, सेकेंड नंबर में आपका आता है मध्य प्रदेश, थर्ड नंबर पे आपका आता है आंध्र प्रदेश और फोर्थ नंबर पे आपका आता है उत्तर प्रदेश। यानी करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द क्लॉक टावर ऑफ, यानी भारतीय मानक समय की गणना जो है वो डैश के घंटाघर से की जाती है। बताइए किसके घंटाघर से की जाती है? तो याद रखिएगा कि वो है आपका मिर्ज़ापुर, यानी भारतीय मानक समय की गणना जो है वो आपका मिर्ज़ापुर के घंटाघर से की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स आर नोन एज, यानी भूमध्य रेखा के ध्रुवों तक सभी समांतर वृत्त को डैश के रूप में जाना जाता है। तो ये किस रूप में जाना जाता है? तो जी हाँ, इसमें याद रखिएगा कि ये आपका जो है ना वो आपका पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, यानी अक्षांश के समांतर के रूप में जो है वो जाना जाता है। यानी ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि इन विच पार्ट ऑफ इंडिया द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर नॉट फाउंड, यानी भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं? तो जी हाँ, याद रखिएगा कि वो आपका है ईस्टर्न घाट, यानी पूर्वी घाट में जो है वो आपका सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है आपके पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ नॉर्थर्न प्लेन्स इज द मोस्ट फर्टाइल, यानी उत्तरी मैदान का निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो है वो सर्वाधिक उपजाऊ है? तो जी हाँ, अगर हम लोग सर्वाधिक उपजाऊ वाले क्षेत्र की बात करते हैं तो वो है आपका खादर। खादर जो है वो आपका सर्वाधिक उपजाऊ वाला क्षेत्र होता है। तो बेसिकली इस तरह से हम लोग ज्योग्राफी के अंदर टोटल 15 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। ये जितने भी क्वेश्चन है ना वो आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन, इसलिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी टॉपिक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताए गए हैं वो सारा कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन जो है वो आपका मैच कर सकता है। तो सारे टॉपिक को स्टडी करते रहिए, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपका इन सभी का PDF जो है वो मिल जाता है, जहाँ से आप संपूर्ण वीडियो को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब राइट IQ।